Hello guys, this is Rakesh Ranjan. Welcomes you to the YouTube channel of the Phoenix Foundation course. This is the lecture number 4 of the topic work and energy. In the previous classes, we discussed regarding the concept of work done, energy and the different form of energy. In our syllabus, there are mechanical energy and further mechanical energy can be classified in two types, that is kinetic energy and the potential energy. In the last class, we discussed in the detail regarding the concept of kinetic energy, also derived the expression of kinetic energy, okay, and got the formula of kinetic energy Ke equal to half mv square. Now today we will discuss regarding the concept of potential energy, which is the another type of and another form of mechanical energy. So dear students, let's put the heading first, potential energy. So what is potential energy? How we can define potential energy? So we will discuss these things in detail in this class. So dear students, as we discussed regarding the concept of kinetic energy, the energy possessed by the body due to its motion is called kinetic energy. But energy possessed by the body due to its position and configuration is called potential energy. मतलब मोशन वाला जो एनर्जी है वो तो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन पोजीशन वाला एनर्जी को लोग बोलेंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन के कारण जो एनर्जी होता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. तो पोजीशन नहीं, कॉन्फ़िगरेशन का भी हम लोग बात करेंगे. हमारा सिलेबस में जो कॉन्सेप्ट है पढ़ना पोटेंशियल एनर्जी का, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ेंगे बच्चों. ओके, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है. तो बच्चों हम एग्जांपल लेते हैं. सपोज ये मेरा अर्थ सरफेस है और यहां पे मैंने एक बॉल को रखा जिसका मास दिया हुआ m. दिस इज अर्थ सरफेस, दिस इज अर्थ सरफेस. अब इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को हम उठा के यहां पे ले जाना चाह रहे हैं. सपोज इस पोजीशन पे ले जाना चाह रहे हैं और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अर्थ से h हाइट ऊपर है. ओके, तो यहां पे इसके पोजीशन के कारण यहां पे एक एनर्जी होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू mgh. मतलब देखो, जब इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से ऊपर ले जाना चाह रहे हैं तो हमें क्या एक वर्क करना पड़ेगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी हमें एक वर्क करना पड़ेगा. तो कितना, अगर हम इसको उठा के ले जाना चाह रहे हैं तो चूंकि देखिए ये बॉडी है, इस बॉडी में mg फोर्स w इधर लग रहा है वेट, तो हमको अगर इसे उठाना है तो हमको इसी के बराबर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में हमको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और ग्रेविटी के अगेंस्ट में जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे और उसके कारण उस फोर्स, अप्लाइड फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ, h हाइट के ऊपर चला गया. अब इस जैसे h हाइट ऊपर गया मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब अप्लाइड फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, मतलब वर्क डन हुआ. अब ये वर्क डन जो हमने किया सर वो गया कहां? तो वो गया कहीं नहीं बच्चों, ये ट्रांसफर हो गया इसमें, इसके एनर्जी में, इसके एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हो गया और ये स्टोर हो गया जो पोटेंशियल एनर्जी. इसके पास अब पोटेंशियल एनर्जी आ गया. हम लोग पढ़े ना, नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जैसे एंड वन बॉडी टू अनदर बॉडी. इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं. जैसे लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो हमने जो वर्क डन किया, जो हमारे अब वर्क डन किया मतलब हमारे पास एनर्जी था, तो हमने अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दिया. अब इसके पास एनर्जी क्यों आया? ड्यू टू द पोजीशन. इसके पोजीशन के कारण एनर्जी आया, इसलिए इसके पास जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. इसका पोजीशन को चेंज किया मैंने, यहां पे था तो एनर्जी तो नहीं था पोटेंशियल एनर्जी. अब जब इसको उठा के ले गया, मतलब इसका पोजीशन को चेंज किया, तब तो इसके पास एनर्जी आया.
तभी तो ये पोटेंशियल एनर्जी के पास आया। मतलब इस पोजीशन के कारण, इस लोकेशन के कारण जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एक और एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम लोग अर्थ का बात कर रहे हैं और अर्थ का बात करते हैं मतलब ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी आएगा ना। एक और एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों समझने के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके ना, हमारे पास एक स्प्रिंग है इस टाइप से, इसके ऊपर में एक मैंने बॉल रख दिया। अब स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है, स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है, तो बॉल क्या है उसके ऊपर में ऐसे करके रखा हुआ है, बॉल में मोशन नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब इसके पास कोई एनर्जी नहीं था, तो ये बॉल पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि हमने पढ़ा है ना बच्चों कि एनर्जी होगा तो फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसके पास चूंकि एनर्जी नहीं था, मतलब एनर्जी जीरो, तो फोर्स अप्लाई नहीं कर पाया बॉल पे, तो बॉल जैसे था एज इट इज था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कंप्रेस करके यूं ऐसे ले आए, स्प्रिंग को ऐसे दबा के कंप्रेस करके इसके लेंथ को मैंने चेंज कर दिया, इसके कॉन्फ़िगरेशन को मैंने चेंज कर दिया, इसके ओरिएंटेशन को मैंने चेंज कर दिया, इसके स्ट्रक्चर को मैंने चेंज कर दिया। मैंने चेंज करके कितना कर दिया, सपोज इसके लेंथ को मैं डेल्टा x कम कर दिया, मतलब पहले इतना लेंथ था, अब उसको कंप्रेस करके मैं इतना लेंथ कर दिया, और जैसे, और यहाँ पे बॉल तो है, अब जैसे ही मैंने इसको कंप्रेस किया, मतलब हमको वर्क डन करना पड़ा, तो हमारा जो एनर्जी वो क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हुआ स्प्रिंग को, और स्प्रिंग के पास भी एक एनर्जी आ गया। अब बच्चों कैसे आ गया, कैसे मान लें, तो मान लीजिए बच्चों कि अगर जैसे कंप्रेस करके हम छोड़ देंगे तो ये जो बॉल है, बॉल अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। पहले तो डिस्प्लेस नहीं हो रहा था, अब डिस्प्लेस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्प्रिंग जो है अब इसके पास एनर्जी आ गया, और हमने पढ़ा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी होता है तो वो फोर्स अप्लाई कर सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे। क्लियर? तो इसने क्या किया, स्प्रिंग ने इस बॉल पे फोर्स अप्लाई किया, जिसके कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब इसमें भी एनर्जी आ गया, अपना एनर्जी इसने ट्रांसफर कर दिया बॉल पे। ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में जो एनर्जी हमने ट्रांसफर किया था वो बॉल पे ट्रांसफर कर दिया, और बॉल मोशन में आ गया, बॉल में डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब बॉल के पास भी एनर्जी आ गया। तो ये स्प्रिंग के पास जो एनर्जी हमने दिया दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक potential energy, which is equal to half k delta x square, which is equal to half k delta x square. Sir, k क्या है? K is anything which is called a spring constant. K is something, a spring constant. k को हम लोग क्या बोलेंगे? k को हम लोग बोलेंगे spring constant. हमें इसको पहले में पढ़ना नहीं है, हम बाद में पढ़ेंगे, 11th क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे, बट टिल क्या है, हम ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समझ पाया। एक एग्जांपल इससे बच्चों धनुष, तीर धनुष का एग्जांपल ले सकते हो, बाव एंड एरो का। हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसे खींचते हैं, सपोज ये मेरे पास ये यहाँ पे मैंने एरो लगाया, अब इसके जब ऐसे रखते हैं हम लोग तो क्या होता है, एरो आगे मूव करेगा? नहीं मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव नहीं करेगा। लेकिन जैसे हम खींचेंगे उसको, जब खींचेंगे इसके स्ट्रिंग को, तो उसके बाद छोड़ेंगे अचानक से, तो क्या होगा, एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। पहले तो एनर्जी नहीं था, जब मैंने खींचा उसको तो मैंने उसके ऊपर वर्क किया, मतलब मेरा एनर्जी उसमें ट्रांसफर हुआ, उसके एनर्जी में, उसके स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग के पास भी एनर्जी हो गया, अब जिसके पास भी एनर्जी होता है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर सकता है, तो स्ट्रिंग ने भी एरो पे फोर्स अप्लाई किया, जिसके कारण एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। जितना टाइट खींचेंगे उतना तेजी से भागेगा, जितना लूज खींचेंगे उतना कम तेजी से भागेगा, मतलब जितना टाइट खींचेंगे उतना ज्यादा एनर्जी इसमें स्टोर होगा। सो दीस आर द एग्जांपल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। कैसे? एक्चुअली में देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन को हम तो चेंज करना है, स्प्रिंग के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किए तो इसके कारण भी तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आया। ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। तो हमने पढ़ा ना, हमने बताया ना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द energy possessed by the body due to its position and the orientation. Orientation means configuration is called potential energy. So now we can define the potential energy. I hope आप लोग को समझ में आया होगा potential energy क्या होता है. So now we will try to define or we will try to write the definition of potential energy. What is potential energy? So dear students,
राइट डाउन द एनर्जी possessed by the body due to its position or orientation is called potential energy, PE, ओरिएंटेशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के उसके लोकेशन के कारण, उसके पोजीशन के कारण, उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब पोजीशन मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं बच्चों, मतलब इसका लोकेशन का हम बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग अर्थ वाला एग्जांपल लिए थे, अर्थ के सरफेस पे जब ऑब्जेक्ट था तो कुछ नहीं था उसमें एनर्जी, जब उसको हम उसका लोकेशन को चेंज करके ऊपर ले गए तो उसमें एनर्जी आ गया। इसका मतलब बच्चों कॉन्फ़िगरेशन। स्प्रिंग वाला जो एग्जांपल लिया था हमने, स्प्रिंग के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहा था तो उसमें एनर्जी आ जा रहा था। ओके, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे एनर्जी भी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा अर्थ के सरफेस से। तो बच्चों हमको जो पढ़ना है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो जस्ट राइट डाउन दिस, और आफ्टर दैट हम लोग क्या लिखेंगे, एक नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिख लिया। सो राइट डाउन नेक्स्ट, when a body has a certain position, it has a energy which is called potential energy due to its पोजीशन। इसके पोजीशन का मतलब अगर उसमें कुछ पोजीशन है, उसका कुछ लोकेशन है, सर्टेन पोजीशन पे है, सर्टेन लोकेशन पे है, तो उसमें उस टाइम में उस पोजीशन के कारण, उस लोकेशन के कारण जो एनर्जी होगा वो क्यों होगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। सो बच्चों राइट डाउन, इतना लिखिए फटाफट। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट पॉइंट, if body is capable of storing energy due to its configuration, if a body is capable of storing energy due to its configuration, उसके configuration के कारण अगर एनर्जी स्टोर होगा तो उस समय जो एनर्जी स्टोर होता है it has a energy which is called potential energy due to its configuration, ओके। नाउ नेक्स्ट, जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट, सो वी कैन राइट PE इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब अगर इस मार्कर को हम यहां से उठा के ऐसे उठा लाना चाह रहे हैं, सपोज यहां पे ऐसे, ओके, यहां पे एक मार्कर है, अब इस मार्कर को हम यहां से इस पॉइंट पे ले जाना चाह रहे हैं, तो हम ऐसे ले जाएं, चाहे ऐसे ले जाएं, चाहे फिर ऐसे ले जाएं, या ऐसे 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 घुमा के कैसे भी ले जाएं, उसके पोटेंशियल एनर्जी में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। मतलब यहाँ पे हमको ले जाना है तो यहाँ से और यहाँ के बीच का डिस्टेंस पे ही डिपेंड करेगा पोटेंशियल एनर्जी। हम ऐसे ऐसे घुमा के ले जाएं, चाहे ऐसे घुमा के ले जाएं, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है पोटेंशियल एनर्जी पे। ओके, सो राइट डाउन दिस,
ओके, सो मैं इरेज करता हूं बच्चों, इरेज कर दूं। ओके, नाउ हम कुछ कंसीडर करेंगे। वी कंसीडर ग्राउंड टू बी जीरो लेवल। ग्राउंड को हम लोग जीरो लेवल कंसीडर करेंगे। सो द पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड लेवल इज जीरो। मतलब एक लोग कंसीडर किए, मान लिए, समझे? ऐसा नहीं कि वो ग्राउंड लेवल पे हल्का सबका अलग अलग हो सकता है। हमारे लिए मैंने ग्राउंड लेवल पे जीरो माना, कोई किसी और को मान सकता है, तो उसके लिए वहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। मेरे लिए यहाँ पे मैंने ग्राउंड को जीरो माना, तो मेरे लिए ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों सबका अलग अलग हो सकता है, बट एक जो हमने कंसीडर किया ग्राउंड लेवल, ऐसा बुक में दिया हुआ है तो हम लोग बुक में जो बुक में दिया उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग अपना एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करेंगे। अल्टो ये जरूरी नहीं कि ग्राउंड लेवल पे हर के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग होता है। मैंने इस पॉइंट को बोला कि इस पॉइंट पे मैंने ये बोला कि ये पॉइंट जो है इसको मैं जीरो पोटेंशियल मान रहा हूं। कोई इस पॉइंट को मान सकता है जीरो पोटेंशियल, कोई इस पॉइंट को जीरो पोटेंशियल मान सकता है। तो हर बंदा अपने पॉइंट से ग्राउंड जीरो लेवल को चूज कर सकता है। बट हमने क्या टोटल कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन, दिस इज कंसीडरेशन, दिस इज नॉट रिटन इन द बुक कि ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल जीरो होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ये कंसीडरेशन है बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं करना इसमें। हर के लिए अपना जीरो लेवल अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए ग्राउंड लेवल जीरो है, किसी की मेरे फैमिली में कोई मेंबर के लिए कुछ अलग वाला लेवल जीरो हो सकता है। क्लियर? सुनाओ, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला का हम बात करें, PE इक्वल टू mgh, बार बार के याद आ रहा है। P इक्वल टू mgh, where m is the मास, किसमें लेना है बच्चों? kg में। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसमें लेना है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और h क्या है? हाइट, इसको किसमें लेना है? मीटर में लेना है। सो राइट डाउन दिस मच बच्चों। ओके, सो नेक्स्ट फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। शैल आई इरेज इट? यस। Now expression of potential energy, potential energy का एक्सप्रेशन। तो बच्चों इसमें जब हम लोग कुछ कंसीडरेशन करेंगे, ओके, तो देखो एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखो फोर्स इक्वल टू क्या था? वर्क डन इक्वल टू क्या था? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन राइट W इक्वल टू F इनटू S। बच्चों अभी मैंने क्या माना कि ग्राउंड लेवल को मैं जीरो पोटेंशियल मानता हूं, और यहां पे एक मास है m, ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और यहां पे रखा है। अब इसको मैं ऊपर ले जाना चाह रहा हूं, और कहां ले जाना चाह रहा हूं? इस पॉइंट पे ले जाना चाह रहा हूं। ये कितना है? h हाइट है, सपोज h हाइट है ऊपर, यहां पे भी मास m होगा, यहां पे भी मास m होगा। बच्चों ध्यान देना, कहने की बात ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्राउंड लेवल पे, इसमें क्या एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेट। वेट किसके बराबर होता है? m इंटू जी के बराबर। तो अगर हमको इस ऑब्जेक्ट को मूव करा के इस पॉइंट पे ले जाना है, इस पोजीशन पे ले जाना है, मैंने ग्राउंड से h हाइट पे ले जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें इस पे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इस डायरेक्शन में हमको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इस अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? mg के बराबर, mg से कम या mg से ज्यादा। बच्चों अगर mg के बराबर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये तो उठेगा ही नहीं, mg के कम भी, mg से कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो भी उठेगा नहीं।
mg से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बच्चों कि mg से अगर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिए हम, mg से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिए तो इसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा, और एक्सेलरेशन हमको नहीं करवाना है, इस बॉडी को एक्सेलरेट नहीं करवाना है, धीरे 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 ले जाना है ऊपर। ऐसे मार कर नीचे रखा हुआ इसको हम धीरे धीरे ले, ऐसा नहीं कैसे करके ऐसे उठाता है, इसको धीरे धीरे ले रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए बच्चों। तो एक्सेलरेशन कब नहीं होगा, जब हम इस ऑब्जेक्ट पे जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऊपर उठाने के लिए, ओके। मतलब जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, जिस फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट ऊपर उठेगा, वो फोर्स करीब 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 mg के बराबर होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, करीब करीब बराबर होना चाहिए। मतलब जो F अप्लाइड होगा वो mg के बराबर होना चाहिए। ये mg F अप्लाइड mg नहीं है, F अप्लाइड इज नॉट mg, ये mg के बराबर होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन हो जाएगा, और एक्सेलरेशन हमको नहीं करवाना है। तो थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किए, मतलब ये करीब करीब हम लोग बोल सकते हैं, करीब करीब बोल सकते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स है वो mg के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h इस अप्लाइड फोर्स के कारण, तो वर्क डन क्या होगा बच्चों, तो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन mg into h, दिस इज वर्क डन mg into h। इसी को आप बच्चों लोग पढ़े हैं कि वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या होता है, टोटल वर्क डन इज एनर्जी, कि हाउ मच एनर्जी आपके पास है, एनर्जी एंड वर्क डन आर इंटरचेंजेबल, एनर्जी ज्यादा है तो वर्क डन भी ज्यादा होगा, मतलब अल्टीमेट टोटल वर्क डन इज एनर्जी। सो वी कैन राइट सिंपली Pe equal to mgh, this is the simplest expression I have derived in my whole life। इससे आसान एक्सप्रेशन आज तक मैंने कभी डिराइव नहीं किया। तो बच्चों ये बात समझ में आया, इसमें फोर्स कितना लगाना है, F अप्लाइड होगा, mg नहीं होगा, mg के करीब करीब होगा। वो mg और F अप्लाइड अलग अलग है, ये नहीं कि सब mg, ऊपर भी mg लग रहा है, नीचे भी mg लग रहा है। ऊपर ग्रेविटी लगता है क्या, ग्रेविटी नहीं लगता है, ऊपर तो ग्रेविटी नहीं लगेगा ना, तो ऊपर भी mg नीचे भी mg नहीं, ऊपर में अप्लाइड फोर्स अलग है mg से, लेकिन वो करीब करीब बराबर है mg का। क्लियर, ओके। नाउ अब बच्चों देखो, लिख लिया होंगे ना, ठीक है। ओके, नाउ कितना एनर्जी गेन करेगा, सपोज ये ग्राउंड लेवल है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है h1 हाइट पे, h1 हाइट पे, ओके। अब इसको हमको ले जाना है यहां पे h2 हाइट पे, यहां पे m है, यहां पे भी m होगा। तो देखो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, me mgh, और यहाँ mgh2, और यहाँ पे क्या होगा mgh, सॉरी यार टाइम हो गया ना, mgh1 और mgh2। मतलब बच्चों कि गेन इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, गेन इन PE कितना हो जाएगा, तो mgh2 मतलब फाइनल P। तो वो पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से भी डिनोट करते हैं बच्चों, U कैपिटल U, और वी कैन से तो U क्या हो जाएगा, U इक्वल टू या सिंपली फाइनल PE माइनस इनिशियल PE, मतलब mgh2 फाइनल माइनस mgh1 मतलब mg, मतलब क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mg को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा h2 माइनस h1, दिस इज द gain in potential energy, this is the gain in potential energy, or we can say this is the change in potential energy। इतना एनर्जी चेंज करेगा, एंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द टोटल वर्क डन, ये तो टोटल वर्क डन है। सो वी कैन सिंपली से W इक्वल टू डेल्टा PE, W इक्वल टू डेल्टा P, जैसा हम लोगों ने W इक्वल टू डेल्टा P किया था,
सो वी कैन राइट W इक्वल टू डेल्टा पी। ये डेल्टा पी क्या है, वर्क डन। जितना चेंज किया है एनर्जी, क्यों चेंज किया, वर्क डन करना पड़ेगा तब तो चेंज करेगा, बिना वर्क डन किए चेंज करेगा एनर्जी क्या, नहीं। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। सो तब तक के लिए, अब नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और आप सबों को मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू।